morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja Sharma and I am here to teach you daily current affairs. So let's get started with the video. The first news of the day is Digital Payment Index by RBI. तो मैं पहले सबसे पहले बात करती हूँ RBI की. What is RBI? RBI is the Central Bank of India. RBI क्या है? RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक है. अब मैं इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करती हूँ. तो RBI कब एस्टैब्लिश हुआ था? RBI एक सेंट्रल बैंक है और जो जितने भी सेंट्रल बैंक्स या सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है ये पहली बार हमारे कंट्री में कब एस्टैब्लिश हुए थे? बाय द हिल्टन यंग कमीशन, जो कब फॉर्म हुई थी? 1926 में. तो 1926 में ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाई थी. उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन. इस कमीशन के तहत जो हमारे कंट्री में सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस थे, आरबीआई तो बाद में आया, बट जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन थे वो जो थे फाउंड होना स्टार्ट हुए थे. तो आरबीआई जो था वो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट इनैक्ट किया था जिसका नाम था आरबीआई एक्ट 1934. इस एक्ट के अंडर आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था, आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था. 1935 में आरबीआई एस्टैब्लिश होता है और इसका हेडक्वार्टर कहां था? कलकत्ता में. कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था 1935 में. 1935 में कलकत्ता का हेडक्वार्टर शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया था. तो आज का प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई? इतना तो आपको पता चल गया, आरबीआई जो है एक सेंट्रल बैंक है कंट्री का, हमारे इंडिया का. बट इसके फंक्शंस क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये इशू करता है करेंसी. देन सेकंड इज ये ऑपरेट करता है करेंसी को और ये फाइनेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्म करता है. तो मॉनेटरी पॉलिसी को हमारे इंडिया में कौन फॉर्मुलेट करता है? हु इज द सोल अथॉरिटी जो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है? वो है आरबीआई. तो और क्या फंक्शन है आरबीआई के? फर्स्ट इज इशू करेंसी, ऑपरेट करेंसी, थर्ड इज मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट. और क्या फंक्शंस हैं इसके? मेंटेन इंडियाज क्रेडिट सिस्टम. Maintain India's credit system. And the next function is the RBI is ये sustain करता है किसको? Economical growth of the country. तो ये कुछ फंक्शंस है आरबीआई के. तो ये फंक्शंस 5 फंक्शंस जो है मैंने आपको बता दी है. कुछ और फंक्शंस भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आरबीआई के इसके अलावा और कौन से फंक्शंस हैं. तो आपको बहुत से एग्जाम्स में आरबीआई के फंक्शंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई किस एक्ट से इनैक्ट हुआ है और कौन सी ऐसी कमीशन थी जो ब्रिटिशर्स ने लाई जहां से सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो थे, सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुए थे. अब मैं आपसे पूछूंगी आरबीआई जो है वो नेशनलाइज कब हुआ था? आरबीआई नेशनलाइज इन विच ईयर? इन 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया. 1949 से पहले कुछ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का भी इसके यहाँ पे स्टेक था, बट 1949 को इसको फुली नेशनलाइज कर दिया गया. तो ये बात तो रही आरबीआई की. अब मैं बात करती हूँ डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की. डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है क्या? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये है, ये हमारी कंट्री की डिजिटलाइजेशन मतलब ग्रोथ कितनी डिजिटली कितना ग्रो कर रही है हमारी कंट्री, वो ये बताएगा हमें. तो इसका बेस पीरियड क्या है? 2018. बेस पीरियड का क्या मतलब है यहाँ पे कि इसका बेस पीरियड 2018 में है. तो वो मैं आपको भी बताती हूँ.
रेगुलरली पब्लिश करेगी साल में कितने बार? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स आरबीआई जो है वो इसको पब्लिश करेगी इन अ ईयर। एक साल में कितनी बार? 4 बार, मतलब 4-4 महीने के बाद आरबीआई जो है इसको रेगुलरली पब्लिश करेगी। और ये इंडेक्स हमें बताएगा क्या कि हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में ग्रोथ जो है, डिजिटल ग्रोथ जो है वो कितने % हो रही है, जिसका बेस ईयर क्या है? 2018। अब बेस ईयर का क्या मतलब है? लाइक जैसे हमने 2021 मार्च में ये जो पहला इंडेक्स पब्लिश होगा तो बेस ईयर है उसका 2018। तो देखा जाएगा 2018 से 2021 में कितनी ज्यादा जो ग्रोथ है वो हुई है। तो वो इसलिए हमने एक बेस ईयर हम चूज कर लेते हैं कि जिसके साथ हम कंपेयर कर पाए किसको? जो भी कोई भी इंडेक्स हो उसको हम कंपेयर कर पाए कि कितना तब कितना था और अब कितना है, तो कितने % जो है वो ग्रो हुआ है। तो एक मार्च 2019 में ये इंडेक्स को पब्लिश किया गया और 157.4% जो था इस इंडेक्स का ग्रोथ रेट था, और मार्च 2020 में 207.3%। तो आप देख रहे हैं कि एक साल के अंदर कितना ज्यादा ग्रो किया है, कितने % ग्रो किया है, ये आपके सामने डेटा है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारी जो डिजिटली हमारी जो ग्रोथ है वो एप्रिशिएबल ग्रोथ है। ये बात तो रही डेटा पे। अगर हमें ग्राउंड लेवल की बात करें तो हम अगर देखते हैं अपने आसपास तो आजकल 1-2 साल से कितना जो ये वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं, जो स्मॉल होल्ड शॉपकीपर्स हैं, उनके पास भी ये डिजिटल पेमेंट का जरिया है। लाइक आप यूज करते हैं पेटीएम, फोन पे, पेपल, गूगल पे, ये आप लोग कितना ज्यादा यूज करने लगे हैं लाइक विद इन द स्पैन ऑफ 2 इयर्स। तो इन 1-2 सालों में देखा गया है कि कितनी ज्यादा ये जो डिजिटल इकोनॉमी है हमारी ग्रो कर रही है, जिसको हम पेपरलेस इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो अब जो है आरबीआई इस इंडेक्स को रेगुलरली पब्लिश करेगा विद इन द स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। एक साल में 4 बार ये इंडेक्स आएगा जिसको आरबीआई पब्लिश करेगा और ये बताएगा कि डिजिटली हम लोग जो है, हमारी कंट्री जो है वो कितना ग्रो कर रही है। तो आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये कुछ पैरामीटर्स पे बेस्ड है, और वो पैरामीटर्स क्या है? पहला पैरामीटर इज पेमेंट एनेबलर, सेकंड इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज पेमेंट परफॉर्मेंस, फोर्थ इज कंज्यूमर सेंट्रिसिटी एंड द लास्ट इज डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स। तो ये कुछ ब्रॉड पैरामीटर्स है जो आपका जो इंडेक्स है वो ये इस बेसिस पे जो आपका इंडेक्स है वो निकाला जाएगा और पब्लिश किया जाएगा इन पैरामीटर्स पे। तो अब हम चलते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। क्या है सेकंड न्यूज ऑफ द डे? इज कोलार लीफ नोज्ड बैट। ये मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है ये किसी बैट की बात कर रहा है, बैट्स, ठीक है। और इसका IUCN जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये जो है कोलार लीफ ये न्यूज में क्यों है? ये इट इज अ स्पीशीज ऑफ बैट। पहली बात, ये बैट की स्पीशीज ऑफ न्यूज में क्यों है कि कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है कुछ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है किसके लिए कि इसको एक्सटिंक्शन से हम लोग बचा सके, बैट को एक्सटिंक्ट होने से हम लोग इसे जो है बचा सके। ये एंडेमिक है, एंडेमिक मतलब नेटिव, कहाँ का है? एंडेमिक टू इंडिया। और इंडिया में भी सिर्फ और सिर्फ ये एक ही स्टेट में पाया जाता है और उस स्टेट का नाम क्या है? कर्नाटका। और कर्नाटका के सिर्फ कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कोलार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये नाम से आपको पता चल रहा है कोलार लीफ नोज्ड बैट, ठीक है, कोलार डिस्ट्रिक्ट में। और वहां पे एक हिल्स है, ये सिर्फ एक केव में पाया जाता है, एक विलेज है उसी की एक केव में ये पाया जाता है। और उस केव का नाम क्या है? हनुमाना हली विलेज इन कोलार डिस्ट्रिक्ट। तो अब ये न्यूज में हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों इस बैट को पढ़ रहे हैं? पहली बात, आपके सिलेबस में एनवायरमेंट सेक्शन है, केएस के सिलेबस में या यूपीएससी के सिलेबस में। तो एनवायरमेंट सेक्शन में आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बहुत देखने को मिल
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के लिए, जेके एसएससी के एग्जाम के लिए भी आपके लिए रीजनल हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आईयूसीएन की पहले बात करती हूँ कि आईयूसीएन है क्या। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये कब स्टैब्लिश हुई थी, इन विच ईयर, 1948। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, एंड ग्लैंड इज इन स्विट्जरलैंड। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेट और उसका हेडक्वार्टर और उसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। आईयूसीएन का काम क्या है, ठीक है, व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईयूसीएन। आईयूसीएन किसके लिए काम करता है, आईयूसीएन काम करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर को कंजर्व करने के लिए ये काम करता है, एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड है हमारे वर्ल्ड में, उसके सस्टेनेबल यूज के लिए ये काम करता है। तो आईयूसीएन की एक रेड डाटा लिस्ट आती है, आईयूसीएन रेड डाटा लिस्ट। ये लिस्ट क्या बताती है कि कौन सी स्पीशीज जो है उनका जो स्टेटस है वो क्या है। तो आईयूसीएन ने कोलार लीफ नोजबैट का स्टेटस क्या दिया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मैं आपको बता दूं कि कितने कोलार लीफ जो है वो आज तक अभी जो है बचे हैं, ओनली 200, सिर्फ 200 स्पीशीज जो है वो कोलार लीफ बैट की बची है। तो इसका क्या मतलब है, ये किसके करीब है, ये एक्सटिंक्शन के करीब है, ये एक्सटिंक्ट होने के करीब है। तो इसीलिए फॉरेस्ट इसकी कंजर्वेशन के लिए कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्टेटस, एंड और ये कहां का एंडेमिक है, कोलार डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका विच इज इन इंडिया। Third news of the day is Umesh Sinha has been named as the Deputy Election Commissioner in Election Commissioner of India। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की। So tell me whether Election Commissioner of India is a constitutional body or not? Yes, Election Commissioner of India is a constitutional body. Constitutional body under which article? Article 324. Article 324 talks about Election Commissioner of India. But Election Commissioner का काम क्या है, क्या करता है ये? Election Commissioner का जो काम है, to conduct free and fair elections in country. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करना देश में, ये किसका काम है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का। तो जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, मैं ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना ओरिजिनली, क्या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एक या सिंगल बॉडी थी या मल्टी मेंबर बॉडी थी। तो टिल 1989 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। फिर 1989 में ऐसा क्या हो गया कि इसको सिंगल बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी बनाना पड़ा। 1989 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है जिसका नाम है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसने क्या किया, इसने जो आपकी जो वोटिंग एज थी वो पहले 21 थी, 21 से वोटिंग एज जो है आपकी 18 साल रिड्यूस कर दी गई। बाय विच अमेंडमेंट, बाय 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
1989। तो तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिंगल बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया। तो फिर 1990 में 1993 तक ये 1990 तक ये मल्टी मेंबर बॉडी रही। फिर 1990 में फिर से इसको सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया टिल 1993 तक। तो 1993 से आज तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब 1+2। 1 is चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड 2 कौन है? अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब मुझे आप बताओ, क्या जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, क्या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सबऑर्डिनेट है? क्या ये सबऑर्डिनेटली काम करते हैं? नहीं, दे आर एट पार विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब जो है न्यूज में क्या है, उमेश सिन्हा को अपॉइंट किया गया है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो क्या डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ही ये 2 इलेक्शन कमिश्नर है? नहीं, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर एक सबऑर्डिनेट बॉडी है किसकी? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। So the next news of the day is Chhattisgarh has signed a contract to set up country's first ethanol plant under PPP model. PPP model क्या है? Public private model। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात मैं सबसे पहले करूं। What is the capital of छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ कौन से ईयर में फॉर्म हुई है? 2000 में छत्तीसगढ़ एज अ स्टेट फॉर्म हुई है। छत्तीसगढ़ पहले कौन सी स्टेट का पार्ट था? मध्य प्रदेश का। तो 2000 में ये अलग हुई है और ये छत्तीसगढ़ एज अ स्टेट जो है वो फॉर्म हुई है, जिसकी कैपिटल है रायपुर। So छत्तीसगढ़ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटरफॉल्स एंड टेम्पल्स, और ये बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया है। तो एक लक्ष्मण टेम्पल है, एंशिएंट टेम्पल है ये बहुत, लक्ष्मण टेम्पल। तो ये कौन सी स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की कोई इंपॉर्टेंट रिवर का नाम मुझे बताओ। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़ इज महानदी। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज एथेनॉल प्लांट। ठीक है, छत्तीसगढ़ की हमने बात कर दी, पीपीपी मॉडल की बात कर ली। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि एथेनॉल प्लांट क्या है? एथेनॉल प्लांट मतलब व्हाट इज एथेनॉल? एथेनॉल क्या है? एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड है जो कहां से बनता है? मोलासिस से। And what is molasses? Molasses is a byproduct of sugarcane. Is a byproduct of sugar. Sugar कहां से निकलती है? शुगर केन से प्रोसेस होके शुगर निकलती है, और मोलासिस क्या है? उसमें बाय प्रोडक्ट निकलता है, और मोलासिस को एज ए हम एथेनॉल यूज करते हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एथेनॉल? क्यों हम इसका इतना पावर प्लांट वगैरह सेटअप कर रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए एथेनॉल के। यस, अगर एथेनॉल 95% प्योरिटी में है, 95% अगर एथेनॉल प्योर है, तो एथेनॉल किस पे यूज होता है? अल्कोहल ड्रिंक्स में, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में एथेनॉल को यूज किया जाता है। और अगर इसकी प्योरिटी 99% है, तो अल्कोहल किस में ब्लेंड किया जाता है? पेट्रोल में। ठीक है, अगर इसकी प्योरिटी 99% है या 99% से ज्यादा है, तो एथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल में। वैसे भी पीछे गाइडलाइंस थी कि 5% जो है एथेनॉल की ब्लेंडिंग होनी चाहिए, किसमें? पेट्रोल में। इसीलिए एथेनॉल का पहला एथेनॉल प्लांट जो है हमारे कंट्री में सेटअप किया जा रहा है अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है क्या? बेसिकली प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों क्या करेंगे? आपस में मिलके जो है इस मॉडल को
बनाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि एथेनॉल जो है कहां से निकलता है, बेसिकली इट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री। शुगर केन से शुगर बनती है, तो उसमें से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम मोलासेस बोलते हैं। तो मोलासेस जो है वही एथेनॉल है। नेक्स्ट न्यूज इज एशियन वाटरबर्ड सेंसस 2020 कमेंस इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी है। ठीक है, एशियन वाटरबर्ड सेंसस हुआ है, कहां पे हुआ है? ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। और इसको किसने इसको कोऑर्डिनेट किया है? इवेंट कोऑर्डिनेटेड बाय वेटलैंड इंटरनेशनल एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये इवेंट है जो एनुअली होता है। ठीक है, एनुअली ये इवेंट हर साल जनवरी में होता है और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? वेटलैंड इंटरनेशनल एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अब मैं बात करती हूँ कि एशियन वाटरबर्ड सेंसस, ये सेंसस जो है ये क्यों जरूरी है? ठीक है, वाटरबर्ड एशिया मतलब एशिया के जितने वाटरबर्ड हैं ये उनका सेंसस है। इंडिया में होता है, हर साल एनुअली होता है। और इंडिया में इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? वेटलैंड इंटरनेशनल एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बेसिकली ये जो सेंसस है ये किसके लिए है? वेटलैंड्स पे। वेटलैंड्स पे किसको देखने के लिए? वाटर बर्ड्स को। अब जो वाटर बर्ड्स हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि हमें चेक करना है कि कितने जो आज कितने वाटर बर्ड्स हैं, कल कितने, मतलब अगले साल कितने होंगे। मतलब सेंसस में यही गिनती होती है वाटर बर्ड्स की। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दे आर द हेल्दी इंडिकेटर ऑफ, किसके इंडिकेटर है ये? वेटलैंड्स के। ठीक है, तो ये वेटलैंड्स के क्या है? हेल्दी इंडिकेटर। ये वेटलैंड की हेल्थ के बारे में हमें बताते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज होंगी उतना ज्यादा हेल्दी हमारा वेटलैंड होगा। अब वेटलैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज वेटलैंड एंड क्यों हम वेटलैंड के बारे में इतनी बात कर रहे हैं कि वेटलैंड इतना इंपॉर्टेंट है? वेटलैंड एक जगह होती है, वेटलैंड इज अ प्लेस जहां पे वाटर कवर करता है किसको? सॉइल को। ठीक है, तो वेटलैंड क्या है? एक प्लेस है जहां पे वाटर कवर्स द सॉइल। तो ये जो बर्ड्स हैं ये क्या है? हेल्दी इंडिकेटर्स हैं किसके? वेटलैंड के। एंड वेटलैंड जो है इस पे बहुत ज्यादा स्पीशीज जो है इस पे डिपेंडेंट है, इसलिए वेटलैंड्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज वेटलैंड पे डिपेंडेंट है और वेटलैंड स्पीशीज पे डिपेंडेंट है। तो ये हेल्दी इंडिकेटर है किसका? एक अच्छे एनवायरनमेंट का, एक हेल्दी एनवायरनमेंट का। तो इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया है? मैं सबसे पहले बात करूंगी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एनजीओ है और इस एनजीओ, और ये इंडिया बेस्ड एनजीओ है। ये इंडिया की एनजीओ है और ये इंडिया की लार्जेस्ट एनजीओ है जो किसके लिए काम करती है? फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये किसके साथ मिलकर काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? वो है मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी? पहले मैं बात करती हूँ जो एशियन वाटरबर्ड सेंसस है ये कब स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में? 1987। और बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी 1833। ये इतनी पुरानी जो है ये सोसाइटी है, सॉरी 1883। ये इंडिया की बहुत पुरानी जो है ये सोसाइटी है और ये एनजीओ है जिसका काम क्या है? काम करना किसके लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये एक एनजीओ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एनवायरमेंट से जुड़ी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ी हो, वो सब की सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन
जाते हैं इनके हेडक्वार्टर पे, इनकी डेट ऑफ फॉर्मेशन पे, ठीक है, और इनका जो है एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। सो हम लास्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। जॉन फुल्टन राइट who was passed away recently was associated with which game? Cricket। और जॉन फुल्टन राइट कौन सी कंट्री से थे? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। अब मैं बात करती हूँ क्रिकेट की। स्पोर्ट्स जो है आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पोर्ट्स से आपको 3-4 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही। तो आज मैं बात करती हूँ क्रिकेट की। क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है हर 4 साल के बाद, जो है इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी क्या करती है, वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करती है। और आईसीसी जैसी इंडिया में जो बॉडी है उसका नाम क्या है? बीसीसीआई। आईसीसी हर 4 साल के बाद जो है वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करती है, किसका? क्रिकेट का। तो लास्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2019 में। और 2019 के वर्ल्ड कप को होस्ट किसने किया था? इंग्लैंड। एंड फाइनलिस्ट कौन थे? कौन सी 2 टीम्स जो थी वो फाइनलिस्ट थी? इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। ये दोनों टीम फाइनलिस्ट थी। और विनर कौन था वर्ल्ड कप का? इंग्लैंड वॉन द वर्ल्ड कप इन 2019। क्या इंग्लैंड ने ये पहली बार वर्ल्ड कप जीता है? तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। और क्या न्यूजीलैंड ने कभी भी वर्ल्ड कप जीता है? ठीक है। और इंडिया ने लास्ट वर्ल्ड कप जो है वो कौन से ईयर में जीता है और कितनी बार जीता है? ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है वो 2023 में होगा। और इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इंडिया। इंडिया इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी। तो क्रिकेट से या किसी भी स्पोर्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी न्यूज आती है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एंड 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।